देहरादून में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण, नगर निगम के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक, रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारियों पर दिए दिशा निर्देश। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित सूर्या फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट, 12 घायलों में एक की गई जान, गंभीर रूप से घायल कई लोगों का इलाज जारी। आतंकी हमले को लेकर योग नगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में मॉक ड्रिल, 2 आतंकियों ने बम धमाके के बाद यात्रियों को बनाया बंधक। हरिद्वार कांवड़ मेले के दौरान आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और जहां देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। उन्होंने किरसाली चौक, आईटी पार्क, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन और शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने नालियों की नियमित सफाई और जल भराव वाले इलाकों में बेहतर ड्रेनेज की व्यवस्था करने को कहा। सीएम ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस देने के निर्देश दिए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिए। ग्राउंडिंग सेरेमनी रुद्रपुर में की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए 3.5 लाख करोड़ के एमओयू में से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारियां तेज है। देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंडिंग सेरेमनी की समीक्षा की। रुद्रपुर में बड़ा निवेश कार्यक्रम होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश भाजपा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की माता के निधन पर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बिजनौर के गांव हरनांगला के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के सीएम के पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। माता की संस्कार किया, भारत भूषण किया संस्कार। और इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के साथ ही पंचायत चुनाव के दावेदार प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। वहीं नारायणबगड़ विकासखंड में कोटली जिला पंचायत सीट पर इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। इस पूरे क्षेत्र में पैतोली डुंगरी में सबसे ज्यादा ओबीसी परिवार रहते हैं और कोटरी सीट पर ओबीसी महिला आरक्षित सीट होने के बाद शांति देवी निवासी डुंगरी, कमला देवी निवासी सीरी, साक्षी नेगी निवासी कोथरा और सुमन उनियाल निवासी डुंगरी, साथ ही अमृता बुटोला निवासी सनकोट ने जिला पंचायत सदस्य के लिए कोटली सीट से नामांकन कराया है। इन सभी दावेदारों में जहां शांति देवी जाति आरक्षण के चलते ओबीसी है, वहीं अन्य दावेदार मायके क्षेत्र के ओबीसी क्षेत्र घोषित होने के चलते ओबीसी आरक्षित सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। डुंगरी पैतोली के ओबीसी परिवारों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दावेदारी कर रहे अन्य दावेदारों को जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों पर आपत्ति जताते हुए उनके ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की मांग की।
और इस संबंध में उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट को एक ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के आधार पर आरक्षण प्रदान हुआ है सरकार के द्वारा सन 2016 में, और जो लागू हुआ 2017 में, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यह जो आरक्षण है वह जोशीमठ में निवासरत व्यक्तियों को ही दिया जाता है। लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हमारे तहसील या ब्लॉक में हो चुकी है, वह महिलाएं भी उस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, जबकि वह क्षेत्र से बाहर आ चुकी हैं। तो हमने इसी उपलक्ष्य में, इसी संबंध में एसडीएम साहब को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि जब वह क्षेत्र छोड़ दे रहे हैं, क्षेत्र से बाहर आ जा रहे हैं और स्थायी निवास उनका हमारी तहसील में आ जा रहा है, तो आप कैसे उनको प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं। स्तरीय पंचायत चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं और इसी बीच क्या है कि पेनखंडा समाज के जो महिला हैं उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है। ये उन्हें क्षेत्र के आधार पर ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जो सीट अधिकृत हुआ है वो जाति के आधार पर हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर जब सीट अधिकृत हुई है तो क्षेत्र के आधार पर वो ओबीसी का आरक्षण लेकर चुनावी मैदान में कूदी हैं। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि 2016 में जो ओबीसी उनके क्षेत्र के आधार पर हुआ उसके कट ऑफ निर्धारित नहीं हुए हैं। जो 30 साल पहले महिलाएं विवाहित हुई हैं वो भी इसका लाभ ले रही हैं, जिससे क्या है कि ओबीसी समाज के आरक्षण का हनन हो रहा है। और कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 14 से 23 जुलाई तक सभी शैक्षिक संस्थानों की छुट्टी के आदेश दिए हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि हरिद्वार में श्रावण कांवड़ मेला 2025 की वजह से स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान सड़कों पर ट्रैफिक जाम के साथ ही कांवड़ियों की भीड़ भी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य संपादित किया जाएगा। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए। उसको हम लोगों ने देखा है कि कितनी छुट्टी की गई थी। इसमें सभी लोगों से हमने बातचीत भी करी और फिर यही निकल के आया कि काफ़ी बच्चों को परेशानी होती थी। बसों इसका रूट भी डाइवर्ट हो जाता था क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से रूट डाइवर्ट रहता था। तो हमने 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक समस्त शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी कर दी है और इसमें जो स्कूल से उनको डायरेक्शन दिया कि ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, वो अपना ऑनलाइन क्लासेस उसको रन कर सकते हैं। पालन नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं। और 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस लाइन रोशनाबाद के सभागार में आयोजित सुरक्षा ब्रीफिंग में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड वी मुरुगेशन ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों के धैर्य, अनुशासन और सेवा भावना की असली परीक्षा है। बैठक में पुलिस, पैरामिलिट्री, होमगार्ड, पीआरडी और आपदा प्रबंधन इकाइयों के साथ ट्रैफिक प्लान, रूट डायवर्जन, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी की रणनीति पर चर्चा हुई। हर संवेदनशील स्थल पर विशेष बल तैनात किए जाएंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कांवड़ यात्रा को संवेदनशील घोषित किया है। इस बार एटीएस की टीमें भी तैनात रहेंगी। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप और डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी एजेंसियां पूर्ण समन्वय के साथ काम करेगी। पुलिस व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार है कांवड़ मेला को संपन्न कराने में। हमारी मुख्यतः हमने इनको यही बताया, हमारे पुलिस फोर्स को, ये अलर्ट रहें, जहाँ पे भी कुछ भी घटना हो तो तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचे और उसको निवारण करें। हमारे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारे पूरा ड्यूटी सहयोग करेंगे। और हमारी लोकल हमारी दुकानदार है, जनता से भी अपील है कि हमारी ये मेला संपन्न करने में सहयोग करें, क्योंकि कांवड़ों बहुत श्रद्धा से आते हैं, बहुत दूर दूर से और जल लेके जाते हैं कांवड़ जल का, गंगा जल का। उनकी पवित्रता बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। कांवड़ की हमारी पूरी तैयारी हो गई है और पूरी समुचित
सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट था उस फोर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। जितने अधिकारी कर्मचारी उनकी जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनको उनकी ड्यूटियाँ बता दी गई हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक प्लान है, जो हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो बनाया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जो कार्रवाई करनी है, जो SOPs हैं उसको हमने फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। हरिद्वार में जो बाहर से जो ट्रैफिक आता है उसको हम डाइवर्ट करते हैं, तो 18 तारीख के बाद में कंप्लीट डाइवर्जन रहेगा। जो जहाँ से ड्यूटियाँ डाइवर्ट होंगी वहाँ पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसको कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हम जैसा पिछले कावड़ में जितना हमने सफल आयोजन किया था, इस बार भी हम उसका सफल आयोजन करेंगे। हम पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए थे, उसमें आज फाइनली जो पुलिस ब्रीफिंग भी की गई है और पुलिस ब्रीफिंग में उच्च अधिकारी आए थे पुलिस हेडक्वार्टर से, ADG साहब आए थे और साथ ही IG गढ़वाल साहब, सभी के द्वारा और जिलाधिकारी के स्तर से जो तैनात सैनिक सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उन सबकी आज ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कि आने वाले टाइम में क्या क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं उसको बताया गया है, किन चीज़ों को लेकर उनको सतर्क रहना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, कांवड़ यात्रियों के साथ कैसे उनको आगे मैनेज करना है यात्रा को, इस बारे में डिटेल में डायरेक्शन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून कैनाल रोड स्थित बाला सुंदरी मंदिर के पास भारी बारिश के चलते एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इस सूचना पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और मुख्य मार्ग से लगी क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करवाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। नामांकन और प्रचार के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की गहमा गहमी के बीच भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले तो चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी, अदालत की जब फटकार लगी तो चुनाव करवाना पड़ा और अब चुनाव को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है और ऐसी कई अनियमितताएं हैं जो नियमों के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस ने समय समय पर अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन तानाशाही सरकार सभी नियम कानून को ताक पर रखकर पंचायत चुनाव करवा रही है। आरक्षण सहित वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां और 2-2 जगह से नाम होने के बावजूद प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना जैसी कई खामियां कांग्रेस ने गिनवाई हैं। भारतीय जनता पार्टी फूल जलूल अनर्गल बातें उनके प्रवक्ता उनके नेता कर रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेगी। अब भाजपा ये आरोप लगा रही है साहब कांग्रेस राजनीति कर रही, तो क्या उठाए ढोलक चिपटा बजाए कीर्तन करें? हम राजनीति करेंगे क्योंकि हम राजनीति सेवा के लिए करते हैं, हम राजनीति प्रदेश के विकास के लिए करते हैं, हम राजनीति जन सरोकारों के मुद्दे पे करते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि पहले कांग्रेस ने सरकार को चुनाव करवाने के लिए कहा, जैसे ही सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, कांग्रेस के लोग कोर्ट चले गए। न्यायालय का निर्णय भी सरकार के पक्ष में आया, तो अब अनर्गल बयानबाजी कर चुनाव को प्रभावित करना चाह रही है, जबकि सरकार पंचायती राज एक्ट के अनुसार ही नियमों के अनुरूप प्रदेश में चुनाव संपन्न करवा रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहा है। हार की बौखलाहट से कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। पंचायती राज एक्ट जो 2016 है उसके अधीन ही जो नियम है उसी के अंतर्गत चुनाव करवाए जा रहे हैं और इस विषय पर जो भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया में या विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा था उसको लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होगा वो वोट देने के लिए पात्र होगा। एक भ्रामक बयानबाजी से अपना लाभ लेने का काम जिस प्रकार से विपक्षी दल करना चाहते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव कोई भी हो, भाजपा और कांग्रेस के बीच वार प्रतिवार का दौर किसी भी मुद्दे पर चलता रहता है। दोनों की दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। फिलहाल उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि गांव की सरकार किसके पक्ष में बनती है और किसे मात मिलती है।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होना है और ये मतदान 2 चरणों में होगा, यानी कि 24 जुलाई और 28 जुलाई को इस दौरान मतदान किया जाएगा। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से दमखम दिखाते हुए अपने अपने क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी इस दौरान जारी है। भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस चुनाव को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर पलटवार करते हुए भाजपा का ये कहना है कि भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि आखिर कौन सी पार्टी के प्रत्याशी इस दौरान पंचायत चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे। देहरादून से इंडिया 24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद उधम सिंह नगर में एक बार फिर मौत ने अपना तांडव मचाया है। काशीपुर की सूर्या रोशनी लिमिटेड फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सुबह 11:30 बजे हुए इस भीषण धमाके ने फैक्ट्री परिसर को थर्रा दिया और कई परिवारों की सांसें रोक दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की दीवारें कांप उठी और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हादसे के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों की चीखें, घबराहट और बदहवासी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। फैक्ट्री के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे, जिनमें से 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी की हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उसका पैर काटना पड़ सकता है। ये घटना काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या फैक्ट्री में हुई है। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से राज्य के 13 जिलों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री के भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस समिति से जुड़े युवाओं से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए कंबल, दरी, किचन का जरूरी सामान भिजवाया है। राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के इस कार्य की सराहना की। सचमुच बहुत सौभाग्य का दिन और बहुत एक गर्व सा हो रहा है कि रेड क्रॉस न्यू दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से ये जो सामग्री यहाँ पर आई है और उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, अपने आप में एक बहुत उच्च स्तरीय मानवीय सेवा है। ये मानसून के टाइम के ऊपर में चैलेंज रहता है और हिमालयस के अंदर में स्पेशली एक खास तौर पर होता है, लेकिन ये भावना कि हम किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हम अपने समाज की सेवा करें, ये भावना और प्रेरणा सचमुच एक बहुत सुंदर है। इसके अंदर में जो सामान सामग्री आज जा रहे हैं, ये अवश्य है कि ये किसी जरूरतमंद को मदद करने वाला है और ये निस्वार्थ सेवा है। और रेड क्रॉस की इतिहास के अंदर में भी जो सबक सीखे हैं हमने, वो बहुत ही गहरे हैं कि किस प्रकार से निस्वार्थ तरीके से सेवा की जाए, जरूरतमंदों को सेवा की जाए और हर एक चुनौती के लिए तैयार। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी ने आने वाले सत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अहम है, बल्कि कार्य प्रणाली को डिजिटल और स्मार्ट बनाने का एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। रीतू खंडूरी ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे लागू की जाएगी ताकि विधायक और अधिकारी तकनीकी प्रणाली को अच्छे से समझ सके और उसमें सहज हो सके। उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हमें कागज का उपयोग कम करना ही होगा, जो कि पर्यावरण हित में एक जरूरी काम है। धीरे धीरे होगा, पेपरलेस हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और होना भी चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेपरलेस की ओर बढ़ें। आसान भी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बटन से के दबाने से आपको फटाफट अपने सवाल भी दिख जाएंगे, जवाब भी दिख जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको पेपरलेस करें। तुरंत तो नहीं होगा क्योंकि सभी को कष्ट होता है,
शुरू में समझने में, देखने में, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अब क्योंकि शुरू हो गया है और दोनों सदनों में अब आपको पेपरलेस ही करना है, तो धीरे धीरे हम भी सीखेंगे, हमारे अफसर भी सीखेंगे और साथ ही साथ विधायक लोग भी इस पे को सीख के और फिर इसी से काम करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांवड़ मेले के दौरान किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए योग नगरी रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास में यह परिदृश्य दर्शाया गया कि 2 आतंकियों ने बम धमाका कर यात्रियों को बंधक बना लिया है। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, एटीएस, बीडीएस, एसओजी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। जवाबी कार्रवाई में एटीएस ने आतंकियों को ढेर कर बंधकों को सकुशल छुड़ा लिया। यह मॉक ड्रिल पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आईपीएस तृप्ति भट्ट, एएसपी अरुणा भारती और डीएसपी स्वप्निल मोयाल के नेतृत्व में की गई। अभ्यास के अंत में अधिकारियों ने सभी टीमों को सुधार और बेहतर समन्वय को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की गई। महोदय के आदेश अनुसार संपूर्ण कांवड़ क्षेत्र में हमने मॉक ड्रिल कराई। इसमें काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कराई ताकि कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी ना हो सके। इसमें कई सारी एजेंसीज ने मिलके ये एक्टिविटी करी, जैसे कि आरपीएफ, जिला पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर पुलिस और मेडिकल सर्विसेज, एटीएस, संपूर्ण एक्सरसाइज को सभी लोगों ने समन्वय स्थापित करके अंजाम दिया। और हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा की गूंज है, लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सजग हो गया है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गैर हिंदू प्रवेश पर रोक है। उन्होंने कहा कि सरकार से जिहादियों का हर की पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश न करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मांसाहार पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ की पवित्रता को देखते हुए साधु संत किसी कीमत पर इस बार जिहादियों को कांवड़ तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर कांवड़ यात्रा में इस्लाम के जिहादियों ने प्रवेश किया तो हरिद्वार की सड़क पर साधु आ सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रशासन से सख्ती से नियम पालन करने की मांग की। लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। ये कानून है, तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। वो हमारे अभियान में क्या हिंदू समाज का अभियान है, सनातन का अभियान है, तो प्रत्येक सनातनी का काम है, और उस काम को यशवीर ने किया है, या यशवीर जैसे और जवान लोग खड़े हों तो उनका हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।